तो बच्चों आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, इसका नाम होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब होता है पराग स्त्रीकेसर अंतःक्रिया। आप लोगों को सबको पता है कि पोलन स्टिग्मा ग्लैंड होगा, पोलिनेशन होगा। ये प्रक्रिया पोलिनेशन के पश्चात आती है, इसलिए मैं पोलिनेशन के बाद ही पढ़ा रहा हूँ आपको। जब पोलिनेशन हो जाता है अर्थात पोलन स्टिग्मा ग्लैंड हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि जब एक कीट अलग अलग फ्लावर पर बैठता है, डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज अलग अलग प्लांट्स में बैठता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पॉलन चिपके होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक मधुमक्खी जो होती है हनी बी, वो कपास के फूल पे भी, गुलाब के फूल पे भी, भिंडी के फूल पे भी, वो आपके गुड़हल के फूल पर भी बैठती है, मान लीजिए धतूरे में बैठती है, तो उसकी बॉडी पर सभी के पराग चिपक जाते हैं। और जब वो किसी फ्लावर में बैठती है तो वहाँ पर उस स्टिग्मा सरफेस पर क्या होंगे, वो पोलन लैंड हो जाते हैं। क्लियर? तो एक पुष्प जो है उसके ऊपर उसकी जो वर्तिका अगर पिस्टिल जो है स्त्रीकेसर है, उसके सरफेस पर बहुत प्रकार के, बहुत टाइप के, मतलब 100 में टाइप के क्या होंगे, परागकण गिरते हैं। क्लियर है? लेकिन उनमें से अपना परागकण कौन सा है, इसका पता कैसे लगाएं? क्लियर? इसकी पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है अर्थात वर्तिकाग्र सतह, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा सरफेस जो होती है, उसके द्वारा अपने परागकणों का पता लगाने की प्रक्रिया ही कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? मेरे शब्द में मैं कहूँ उनको कि पराग और स्त्रीकेसर, पोलन और पिस्टल के बीच में जो वार्तालाप होती है, केमिकल वार्तालाप, रासायनिक जो वार्तालाप होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर दो चीज़ें कार होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि यदि मेरे घर पे या आपके घर पे कोई अननोन पर्सन आता है, अनजान व्यक्ति आता है, तो क्या आप उसे घर में प्रवेश देंगे? देंगे या नहीं देंगे? आपके नहीं देंगे। तो प्रवेश नहीं देंगे क्योंकि वो व्यक्ति अनजान है, उसको हम नहीं जानते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके घर पे जानकर आता है, जिसे आप जानते हैं, तो आप उन्हें अंदर आने देंगे? आएंगे, आपको चाय नाश्ता कराओगे, होगा बेटा, तो आप उन्हें अंदर आने देंगे, एक अनजान को नहीं आने देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर कहाँ हो रही है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हो रही है। आपके घर का दरवाज़ा है स्टिग्मा सरफेस, बाहर जो है वो पोलन जो है वो अनजान और जानकार व्यक्ति है। पोलन जब स्टिग्मा सरफेस में आएंगे तो स्टिग्मा सरफेस के अंदर जो आपका घर का गेट है उसके अंदर एंट्री करेंगे, तो अंदर एंट्री किसकी होगी, जो जानकार है, अनजान की एंट्री नहीं होगी। ये तो होगा। तो सेम जो प्रोसीजर अगर हम प्लांट्स को अप्लाई कर दें तो यहाँ पे कर सकते हो आप कि अगर मेरे पास एक स्टिग्मा सरफेस पे बहुत सारे पोलन गिरे, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं येलो कलर के, ग्रे कलर के, ब्लू कलर के, वाइट कलर के, बहुत सारे पोलन गिरते हैं, तो उसमें से स्टिग्मा सरफेस होती है वो अपना परागकण चूज कर लेती है, बाकी को रिजेक्ट कर देती है। क्लियर? तो अपने परागकण को पहचानने की जो प्रक्रिया होती है केमिकल रिएक्शन द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, उसे ही बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और ये किसके बीच में होती है, परागकण और स्टिग्मा सरफेस पे, इसे बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? बात समझ आ गई? अब हम एक दूसरी बात करें यहाँ पर कि परागकण को पहचानने की क्षमता किसमें होती है, तो वो होती है स्टिग्मा सरफेस पर। किसमें होती है? स्टिग्मा सरफेस पर, वर्तिकाग्र सतह पर होती है। क्लियर? तो मैंने लिखा हुआ है द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू द रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन, अर्थात स्त्रीकेसर में परागकणों को पहचानने की क्षमता पाई जाती है, और ये क्षमता कहाँ होती है, वर्तिकाग्र सतह पर। दूसरा, पोलन ग्रेन्स आर मे बी कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल। इसका मतलब क्या हुआ
पोलर गेंद दो प्रकार के हो सकते हैं परागकण। पहला कॉम्पेटिबल, सुयोग्य और अयोग्य। हमें बोलते हैं इसको, ये जो होगा राइट टाइप, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं सुयोग्य, और ये होता है आपका अयोग्य। देखो बच्चों, सुयोग्य आपने सुना है, जैसे आप कहते हैं घर में कि कन्या के लिए सुयोग्य वर होना चाहिए, सुयोग्य अच्छा जो रिकॉग्नाइज हो। तो यहाँ पर जो वर्ड होते हैं दो नाम आते हैं, सुयोग्य और अयोग्य। सुयोग्य मतलब कॉम्पेटिबल, और अयोग्य मतलब जो नॉन कॉम्पेटिबल है, इनकॉम्पेटिबल। तो स्टिग्मा अपने लिए सुयोग्य परागकणों को पहचान लेती है, ठीक है, मतलब अपनी ही जाति के परागकणों को पहचान लेती है। तो पहचान लेती है, तो जो परागकण सुयोग्य होते हैं उनको तो परागनलिका बना के फर्टिलाइजेशन करने की अनुमति होती है, और जो परागकण अयोग्य होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन करने की अनुमति नहीं होती, अर्थात इनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। अब आगे बात करें, स्टिग्मा सरफेस होती है, उस पर एक रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है, इसे बोलते हैं हम लोग RRR मैकेनिज्म। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बताइए, RRR मैकेनिज्म कहते हैं इसको। वाई? क्योंकि इस मैकेनिज्म के तीन नाम होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, रिजेक्शन और रिएक्शन। तीन R हो गए, रिकॉग्नाइजेशन, रिजेक्शन, रिएक्शन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानना, रिजेक्शन मतलब अयोग्य करार दे देना, और रिएक्शन मतलब क्रियाविधि। तो स्टिग्मा सरफेस पर हमारे पास RRR मैकेनिज्म होती है, अर्थात स्टिग्मा सरफेस अपने लिए सुयोग्य जो होते हैं परागकण उनको पहचान लेती है, तो उनको करती है एक्सेप्ट, ग्रहण कर लेती है, उनको पराग नलिका बनाने की जिम्मेदारी देती है, उनको अंकुरण होने की क्षमता देती है। लेकिन जो इनकॉम्पेटिबल हैं, अयोग्य होते हैं, वो रिजेक्ट कर देती है। क्या देती है? रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। जो कॉम्पेटिबल है उनको एक्सेप्ट करती है, और जो इनकॉम्पेटिबल है उनको क्या देती है? रिजेक्ट कर देती है। तो इस पूरी जो हमारी बात है इसको हम समझाते हैं इस तरीके से, जैसे ये डायग्राम आपको दिया हुआ फ्लो चार्ट, इसके द्वारा सबसे पहले पोलर गेंद स्टिग्मा सरफेस पे लैंड होगा, गिरेगा, उसके बाद RR मैकेनिज्म होगी। जो कॉम्पेटिबल पोलर गेंद है, कॉम्पेटिबल मतलब जो सुयोग्य है परागकण, वो क्या होगा? एडिशन होगा, एडिशन होगा उसमें, मतलब वो जल ग्रहण करेगा, और उसके बाद उसमें क्या होगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें परागनलिका का निर्माण हो जाएगा, और परागनलिका जब बनेगी तो स्टिग्मा उसे अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगी। तो क्या होगा? वो अंदर एंटर करेगा। फिर ये स्टाइल में जाएगी। स्टाइल में आपने पढ़ाई है, दो तरह की होती है, होलो और सॉलिड, दोनों ही वृद्धि कर रही परागनलिका को पोषण देती हैं। फिर ये कहाँ जाएगी? ओवरी में एंटर करेगी। कहाँ करेगी? परागनलिका ओवरी में एंटर करेगी। ओवरी के बाद कहाँ जाएगी? ओव्यूल में जाएगी। ओव्यूल में परागनलिका का निर्माण जो होता है, प्रवेश जो होता है, वो तीन प्रकार से हो सकता है। ओव्यूल के अंदर परागनलिका का प्रवेश तीन प्रकार से हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं मीजोगैमी, चलाजोगैमी, पोरोगैमी। माइक्रोपाइल से हो सकता है, चलाजो से हो सकता है, या अध्यावरण से हो सकता है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम आगे डिटेल में दी हुई है, इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। तो ओव्यूल में प्रवेश करेगी। ओव्यूल के बाद ये परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। किस में करेगी? भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, एम्ब्रियो सैक में अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसके कारण क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है जिसमें आप जानते हो सब लोग, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जिससे क्या बनेगा? प्राइमरी भ्रूण कोश सेल बनेगी जो एंडोसोम बनाएगी, और दूसरा जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं डायग्राम से क्या समझाएंगे। तो बच्चों ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में देखो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं पोलर गेंस। ये जो डिफरेंट कलर के पोलर गेंस है वो सारे कैसे हैं? इनकॉम्पेटिबल। इनकॉम्पेटिबल मतलब अयोग्य परागकण है। और ये कौन सा है? व्हाइट कलर वाले कॉम्पेटिबल है। तो व्हाइट वाले देखो दोनों जर्मिनेट कर रहे हैं, परागनलिका बना रहे हैं, और उनकी परागनलिका अंदर प्रवेश कर रही है, जबकि इन लोगों ने जर्मिनेशन नहीं किया। क्लियर? अब जो मेरे पास ये परागकण था व्हाइट वाला, ये जर्मिनेट हुआ, इसने परागनलिका बनाई, परागनलिका स्टिग्मा में एंटर हुई, स्टिग्मा से होते कहाँ गई? स्टाइल में हो गई। स्टाइल में पोषण मिलता है इसको,
स्टाइल से होते कहाँ गई, ओवरी में आ गई, ओवरी से होते कहाँ जाएगी, ओव्यूल में जाएगी। ओव्यूल में प्रवेश करने के बाद यह भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तो परागकण के स्टिग्मा सर्फेस से गिरने से लेकर उसके भ्रूण कोश में प्रवेश तक की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया सामान्य रूप से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है स्टिग्मा सरफेस। वो क्यों कि परागकण हमारे लिए सुयोग्य है या अयोग्य है, इसकी पहचान कौन करती है, वो करती है वर्तिकाग्र स्टिग्मा सरफेस करती है। क्लियर। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है परागकण और पिस्टिल के बीच में, इसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग स्टिकेशन सहकर्षण। अंतःक्रिया बोल सकते हो आप, या इसे आपको नाम दिया गया है एक सहकर्षण भी दिया हुआ है। क्लियर। तो आप इसे पढ़ें, समझें नहीं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि 3 तरह की हमने पढ़ी थी। फर्टाइजेशन के अंदर 3 स्टेप पढ़ चुके हैं, चौथी स्टेप फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। 3 स्टेप में क्या पढ़ा था कि जब पोलन स्टिग्मा पर गिर जाता है आकर, तो सबसे पहले उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण होकर क्या बनता है, प्राणलिका निर्माण होता है। और प्राणलिका स्टिग्मा स्टाइल से वृद्धि करती हुई ओवरी में पहुँचती है। ओवरी में वृद्धि करती हुई कहाँ पहुँचेगी ये, ओव्यूल में। तो ओव्यूल में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है, मेसोगैमी, चलाजोगैमी और पोरोगैमी। क्लियर। उसके पश्चात मैंने बताया था आपको कि प्राणलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है, परंतु भ्रूण कोश में प्रवेश, एम्ब्रियो सैक में जो प्रवेश होगा वो कहाँ होता है, केवल माइक्रोपाइल से होता है, बीजांड द्वार से ही होता है। ठीक है। जब प्राणलिका बीजांड द्वार से होती ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। क्लियर। और प्राणलिका नष्ट हुई सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात फट जाती है और फटने पर दोनों नर केंद्रक को मुक्त कर देती है। क्लियर। तो हमारे पास जो 2 नर केंद्रक हैं, 2 नर केंद्रक है, वो केंद्रक आगे जाकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 2 जो नर केंद्रक हैं उन्होंने किस प्रकार से संलयन किया। इसे ही बोलते हैं हम लोग युग्मकों का संलयन। तो इस क्रिया विधि में सबसे पहले जब नर केंद्र मुक्त हो जाते हैं अपाशी सहायक कोशिका में, तब हमारे पास जो पोलर सेल थी, कौन सी सेल थी, सेंट्रल सेल या पोलर सेल थी, उसमें जो केंद्रक थे वो n+n कंडीशन में थे। ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2n। और ये 2n बनता है, इससे कोशिका डिप्लॉयड हो जाती है। क्या होती है, डिप्लॉयड हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्राणलिका के प्रवेश के पश्चात कौन सी कोशिका सर्वप्रथम डिप्लॉयड होती है। तो आता है आपका कौन सा, निषेचन के पश्चात नहीं पूछा, प्राणलिका के प्रवेश के पश्चात पूछा है, इसलिए क्या आएगा, पोलर सेल। निषेचन के पश्चात कौन सी होती है, एग सेल, जिसमें जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पर इस को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। द्विगुणित न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉयड बोल देते हैं। इसको सेकंड न्यूक्लियस बोलते हैं, द्वितीयक केंद्र भी कहा जाता है, या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे, आप लोगों ने बच्चों जानते हो, 11th क्लास में पढ़ा भी है, जानते भी हो, आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण होता है दोहरा निषेचन। क्या होता है, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये मुख्य गुण होता है आवर्त बीजी पादपों का, उसका पाया जाना और दूसरा आपका दोहरा निषेचन होना, ये आवर्त बीजी पादपों का लक्षण है। तो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें
डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इस फर्टिलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम नावाश्चिन ने की थी। किसे की थी? नावाश्चिन नाम के वैज्ञानिक था, इनका नाम है नावाश्चिन ने की थी। और दो पौधों में की थी, पहले का नाम था लिलियम और दूसरे का फ्रिटेलेरिया। तो नावाश्चिन ने आवर्तबीजी पादपों में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की या दोहरे निषेचन की खोज की थी। इन्होंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इस प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, अर्थात आवर्तबीजी में निषेचन दो प्रकार से होता है, इसलिए इसे दोहरा फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इनमें से जो हमारे पास नर केंद्रक थे, आपने बताया, सबने पढ़ा हुआ है कि जनन जो कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन क्या बनाती है? दो नर केंद्रक का निर्माण करती है। ठीक है ना? ये दो नर केंद्रक होते हैं। ये दो केंद्रक में से एक नर केंद्रक, ये लिखा ना वन मेल न्यूक्लियाई, तो एक जो है नर केंद्रक जो होता है वो नर केंद्रक एग से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। जायगोट हिंदी में क्या बोलते हैं? यूगेमेनस का निर्माण करता है। समझ आ गया? इधर एक मेल न्यूक्लियाई था, वो दूसरे से जुड़ के क्या बना? युग्मनस बना। तो इससे क्या बनेगा? जायगोट। इसे बोलते हैं सत्य निषेचन। दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा जो नर केंद्रक था, दूसरा मेल न्यूक्लियाई था, वो भी एन था। ये है आपका दूसरा नर केंद्रक। ये जो केंद्रक था ये पोलर सेल से, जिसमें n+n था और 2n हो गया, उससे जाके जुड़ता है और क्या बनाता है? PEC का निर्माण करता है। क्या करता है? PEC का निर्माण करता है, जो कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। अब PEC क्या होता है बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। भ्रूणपोष, ध्यान रखना, अभी तक बात करते थे भ्रूणकोश की, अब बात किसी करेंगे? भ्रूणकोश की। भ्रूणकोश जिसमें भ्रूण पाया जाता है वो भ्रूणकोश है। भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण देता है उसे बोलते हैं भ्रूणपोष, या अंग्रेजी बोलते हैं इसको एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म दो अलग शब्द है बच्चों, ध्यान रखना। एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो हमारे पास दूसरा नर केंद्र जुड़ेगा, पोलर सेल से जुड़ के क्या बनाएगा? PEC बनाएगा और PEC क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म का निर्माण करेगी, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। क्लियर? अब हम इसे कुछ डायग्रामेटिक शो कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो हमारे पास एंजियोस्पर्म पादपों में दो टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, दो प्रकार से। इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं दोहरा निषेचन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो पहला होता है, उसे बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है सत्य निषेचन। क्या होता है? सत्य निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में एक नर केंद्रक और एग दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट ये क्या है? यूगमनस। ये क्या है? अंड। और ये क्या है? नर गैमेट या नर युग्मक। तो एक नर युग्मक एक एग मिलकर एक युग्मनस का निर्माण करते हैं और इससे भ्रूण का विकास होता है। मेरा मतलब क्या है? भ्रूण। इससे भ्रूण का विकास होता है। दूसरा होता है हमारे पास ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं त्रिकसल्यन। इसका हिंदी में बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन को त्रिकसल्यन। त्रिकसल्यन मतलब तीन केंद्रकों का सल्यन, इसलिए कहते हैं त्रिकसल्यन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें पोलर सेल जो थी ये रही मेरे पास, इसमें न्यूक्लियाई होते हैं। n+n हो सकता है या 2n हो गया, ठीक है, n+n या 2n ये होता है। और एक क्या होता है? नर केंद्रक होता है हमारे पास, दूसरा नर केंद्रक। दोनों मिलकर 3n का निर्माण करते हैं और 3n क्या कहलाता है?
PEN, क्या कहलाता है? PEN। इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, हिंदी में जाते लिखेंगे बच्चों, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसका निर्माण होता है। और PEN जो होता है वो PEC में रहता है। PEC मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं लिखा था मैंने यहाँ पे, और ये कोशिकाएं आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष। तो सत्य निषेचन से क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और इससे क्या बनता है हमारे पास? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों डायग्राम से। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम में फीमेल गैमेटोफाइट का ये प्राणलिका, ये प्राणलिका इसमें प्रवेश कर गई, प्रवेश करने फट गई, फटने के बाद दो नर केंद्रक को मुक्त कर दिया। ये आपको जो येलो कलर नजर आ रहे हैं क्या है? नर केंद्रक मुक्त हो गए। तो ये दोनों क्या थे हमारे पास? इन दोनों बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई, नर केंद्रक होते हैं। ये दोनों केंद्रक हैं, इनमें से एक नर केंद्रक, कोई सा भी एक नर केंद्रक था, ये कहाँ जा रहा है? एग की ओर जा रहा है। और दूसरा नर केंद्रक कहाँ जा रहा है? सेंट्रल सेल की ओर जा रहा है, पोलर सेल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये जा रहा है इसको तो बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। देखो ये रहा सत्य निषेचन। और ये जो जा रहा है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। क्लियर? मेल न्यूक्लियाई दो हैं, एक मेल न्यूक्लियाई जा रहा है एग के पास, उसे बोलेंगे सत्य निषेचन। दूसरा मेल न्यूक्लियाई जा रहा है यहाँ पर, इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? और ये यहाँ पे देखो इस पोलर सेल में देखिए आप लोग, यहाँ पर अब N+N नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2N है। दोनों केंद्र क्या हो गए? जुड़ गए। अभी तक इससे पहले जो बना रहे थे हम लोग, उसमें क्या बनाते हैं हम लोग? दो केंद्र बनाते हैं अलग एक ही सेल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दोनों जुड़ जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो 7 कोशिकाएं 8 केंद्रीय संरचना थी, वो अब 7 केंद्र रहते हैं कि दोनों केंद्र आपस में जुड़कर 2N का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इस न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। क्लियर? और इससे जुड़ने से, इस केंद्र के इस जुड़ने से ये तो बनाएगा एग, एग क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। और इसके जुड़ने से क्या बनेगा हमारे पास? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास चौथा पॉइंट, फ्यूजन ऑफ द गैमेट और डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? ओके। तो बच्चों अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो होता है फ्यूजन ऑफ द एंडोस्पर्म, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अभी हमने पढ़ा था फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन पढ़ा, उस फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसा हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन। कैसा हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें दो निषेचन हुए थे, एक निषेचन हुआ था सत्य निषेचन जिससे जायगोट बना था, और दूसरा निषेचन था ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन, जिससे क्या बना था? PEN का निर्माण हुआ था। क्लियर? अब हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे पास भ्रूणकोश था, उस भ्रूणकोश में जायगोट बन गया, और जायगोट के अंदर जो इनिशियल अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो पोषण देगा वो कौन देगा? उसको सिनेर्जिड्स और एंटीपोडल देगी। अर्थात हमारे पास उस भ्रूणकोश की जो कैविटी थी, गुहा थी, उसके अंदर जो एंटीपोडल और सिनेर्जिड्स थी वो प्रारंभिक अवस्था में तो भ्रूण को निर्माण में भाग ले लेगी, पोषण प्रदान कर देगी जायगोट को, किंतु भ्रूण का विकास उससे नहीं होगा। तो भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष के निर्माण की आवश्यकता होती है। आवर्त बीजीय पादपों में भ्रूणपोष का विकास इनके पश्चात होता है, जबकि अनावर्त बीजीय पादपों में, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण इनसे पहले होता है, इसलिए वो अगुणित होता है, जबकि आवर्त बीजीय पादपों में यह त्रिगुणित होता है। क्लियर? अब भ्रूणपोष का विकास अगर नहीं होगा आवर्त बीजीय पादप में तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। भ्रूण नहीं बनेगा तो क्या होगा? बीज नहीं बनेगा। तो भ्रूणपोष का निर्माण आवश्यक है बीज निर्माण के लिए या भ्रूण के निर्माण के लिए, भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष का निर्माण आवश्यक होता है।
तो जायगोट से भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया से पहले भ्रूण कोश का बनना आवश्यक होता है, और यह भ्रूण कोश होता है वो अपने अंदर भोजन का संचय कर लेता है, और भोजन संचय करने के बाद यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास होता है वो 3 प्रकार से होता है। क्या करता है? 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है प्रकार होता है उसे बोलते हैं केंद्रीय के प्रकार। कितने प्रकार बोलते हैं? केंद्रकीय, केंद्र के भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कोशिकीय, और तीसरा जो होता है ऐसे हिलोबिल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मध्यवर्ती। तो हमारे पास बच्चों 3 प्रकार के भ्रूणपोष विकसित होते हैं अलग अलग पौधों में। हम एक एक लेके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रकार का भ्रूणकोश। केंद्रीय मतलब केंद्रक का निर्माण होना, कोशिकीय मतलब कोशिका का निर्माण होना, मध्यवर्ती मतलब दोनों का निर्माण होना। ये सिंपल सा है। तो इस प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो डायकोट पौधा मिलता है। डायकोट में किसे मिलता है? पॉलीपेटलस। किसे मिलता है? पॉलीपेटलस। पॉली का मतलब क्या हुआ? पृथक दली पादप में मिलता है। जबकि सेलुलर जो होता है वो किसे मिलता है? गैमेटोपेटलस, संयुक्त दली पादप मिलता है। पढ़ चुके हैं आप लोग बच्चों। गैमा मतलब होता है फ्यूज, और पॉली मतलब होता है सेपरेट। और मध्यवर्ती मिलता कहाँ है? एक बीज पत्री में पौधा मिलता है। क्लियर? अब हम बात करें इस पहले की न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर प्रकार का भ्रूणकोश कैसे विकसित होता है। तो बच्चों ये मेरे पास संरचना है, ये एक भ्रूणकोश है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास 2 चीज़ें रह गई। क्यों? इसमें जो एंटीपोडल सेल थी वो, और इसमें जो सहायक कोशिका थी वो, दोनों को इसने विकास के लिए काम में ले लिया। ये क्या चीज़ है? आपके जायगोट जो भ्रूण बनाएगा, और ये विभाजन द्वारा से 2 से 4 कोशिका बनाएगा। दूसरा ये कौन सा है? इसे बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? तो इस केंद्रीय के प्रकार के भ्रूणकोश में सबसे पहले ये जो केंद्रक होता है ये केंद्रक विभाजन करता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अर्थात यहाँ पर हम बात करें केंद्रक विभाजन तो उपस्थित है, और कोशिका विभाजन क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है, दे रखा है। ये जो PEN होगा वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, मुक्त केंद्र की विभाजन। इसे बोलते हैं हिंदी में मुक्त केंद्र की विभाजन करेगा। बच्चों कर लिया इसने। मुक्त केंद्रीय मतलब अनगिनत क्या बनाएगा? केंद्र का निर्माण कर देगा। जब ये अनगिनत केंद्र बनेंगे तो ये पूरी जो गुहा है कैविटी है पूरी कैसे भर जाएगी? इन केंद्रीय भर जाएगी, और इनकी वजह से क्या बन जाएगा? एक लिक्विड पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो ये पूरा एक रस तरल पदार्थ से भर जाएगा, और इस समय जो कंडीशन होगी भरने वाली इसे हम बोलेंगे लिक्विड सिनकाइट्रियम या लिक्विड एंडोस्पर्म। हिंदी में बोलेंगे इसको तरल भ्रूणकोश। क्या बोलेंगे? तरल भ्रूणकोश। तरल भ्रूणकोश बोलते हैं। अर्थात पूरा पानी भरा होता है। भ्रूणकोश के स्वरूप में लिक्विड अवस्था पाया जाता है, पानी अवस्था पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे हजारों संख्या में लाखों संख्या में क्या होते हैं? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब क्या होगा? कुछ समय वृद्धि के समय पश्चात क्या होगा? इसमें एक वायु गुहा बन जाती है, और इसके बनने के पश्चात क्या होगा? ये जो केंद्रक थे जितने भी केंद्रिक है ये सब क्या है? केंद्रीय न्यूक्लियाई है। ये सब क्या है? न्यूक्लियाई है। ये जो केंद्रिक हैं ये सारे केंद्र क्या होते हैं? साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, और साइड में शिफ्ट होने से क्या होता है कि इनमें अब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अर्थात कोशिका भित्ति निर्माण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ कोशिका भित्ति का जो निर्माण होगा बच्चों तो क्या होगा? यह निर्माण क्या होता है?
परिधि से केंद्र की ओर होता है। ध्यान रखना इस चीज को, केंद्र से परिधि की ओर नहीं होता, अंदर से बाहर नहीं होता, कहाँ होता है? परिधि से केंद्र की ओर। अर्थात इसका तरीका कैसे होगा? ऐसे होगा, परिधि से केंद्र की ओर होता है, जिससे हमारे पास क्या बनती है? चारों तरफ बॉल बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इस अवस्था में दो प्रकार का भ्रूण पोष मिलता है, एक लिक्विड और एक किनारे पे कैसा मिलता है? सॉलिड प्रकार का भ्रूण मिलता है। क्या मिलता है? सॉलिड प्रकार का भ्रूण मिलता है। और फिर बाद में मैच्योरिटी पर ये तरल खत्म हो जाता है, पूर्णतः क्या होता है? सॉलिड में ठोस भ्रूण पोष बन जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास केंद्रीय भ्रूण पोष का निर्माण होता है। पहले लिक्विड होता है, फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड होता है, फिर सॉलिड होता है। क्लियर? तो ऐसा एग्जाम्पल क्या दें हम जो आप जानते हो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है केंद्रीय भ्रूण पोष का, वो होता है कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। तो बच्चों आपने नारियल देखे होंगे तीन तरह के, चार तरह के होते हैं वैसे, तो पापा तीन तरह की बात करते हैं। अपने यहाँ दोसा में जो बात करते हैं, अपने यहाँ तीन तरह के नारियल आते हैं। एक जिसको आप भी पीते हो, जब बीमार हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं नारियल पानी पीना है, नारियल पानी पीते हो आप। एक जिसमें बाल होते हैं, वो हेयर होते हैं, रेशे होते हैं, आप तोड़ते हो तो उसमें लिक्विड भी निकलता है, पानी निकलता है, ग्रीन निकलती खाने वाली। और एक सूखा गोला होता है जिसको आप कस के क्या डालते हो? खीर में डालते हो, हलवे में डालते हो। तीन तरह के हो गए। तो जो हमारे पास नारियल पानी पीते हैं वो वाली स्थिति है ये वाली, जिसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड। और जो हम लोग तोड़ते हैं जिसमें पानी और लिक्विड दोनों निकलता है, लिक्विड में निकलता है, लिक्विड और आपका सॉलिड दोनों तरह का होता है, तरल भी होता है। नारियल पानी पी लेते हैं हम लोग, ऊपर से ग्रीन खा लेते हैं, तो वो जो होता है उसमें दोनों अवस्था होती हैं, लिक्विड और सॉलिड, वो होता है ये वाला अवस्था। और तीसरे नंबर पे होती है जो गोला खीर में डालते हैं हम लोग, वो होती है ये अवस्था, जिसमें तरल अवस्था नहीं होती, केवल सॉलिड अवस्था पाई जाती है। क्लियर है आप सबको? अब एक अवस्था होती है जब पेड़ में नारियल गिरता है, लेट निकलता है, उस टाइम पर अवस्था होती है ये वाली। अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें जो नारियल पानी मिलता है, नारियल पीते हैं, नारियल बड़े आकार का होता है और पानी मिलता है, उसके नारियल के अंदर ग्रीन नहीं बनती है, मलाई नहीं बनती है, ग्रीन नहीं होती, केवल पानी पानी होता है। परंतु जो हमारे यहाँ हम नारियल पानी पीते हैं उनके अंदर व्हाइट रंग की एक लेयर बन जाती है। अंदर जो व्हाइट रंग की लेयर बन रही है वो साइटोकिनेसिस को शो कर रही है, वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर? और जब वो हार्ड हो जाती है काफ़ी समय की तो वो गिरी बन जाती है और लास्ट में वो सूखी गिरी बन जाती है। सिस्टम ये होता है। तो नारियल में जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड तरल भ्रूणपोष, लिक्विड सिनकाइटियम या तरल भ्रूणपोष होता है। क्लियर? एक बात। दूसरा, नारियल में जो हम गिरी खाते हैं वो सॉलिड भ्रूणपोष होता है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नारियल, कोकोनट होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का, वो होता है सेलुलर, जिसे बोलते हैं कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। कौन सा? कोशिकीय प्रकार का। ये जो होता है इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें केंद्र विभाजन और कोशिकीय विभाजन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे सेल डिवीजन होता है सेम वैसा होता है। तो इसमें पूरी जो गुहा होती है, कैविटी होती है, ये किससे बढ़ जाती है? कोशिकाओं से बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। ऐसा किसमें होता है? गैमेटोफिट्स पौधों में होता है। और तीसरा होता है हमारे पास हिलोबियल, जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है। ये मध्यवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें दोनों अवस्था पे आती है, केंद्रीय की अवस्था भी होती है बच्चों और उसके अंदर कोशिकीय अवस्था भी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें जब पीईएन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, तो उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है? और इसके कारण से हमारे पास दो अलग अलग साइज की बनती हैं कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका, एक बनती है छोटी कोशिका। 4000 साल की कोशिका बड़ी होती है, माइक्रोपाइल की कोशिका छोटी होती है। ये दो कोशिका बन जाती है हमारे पास। इन कोशिकाओं में से एक कोशिका जो होती है वो तो बनाती है सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक कोशिका जो होती है वो बनाती है क्या? आपका न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। क्लियर? तो हमारे पास दो कोशिका बनी, एक कोशिका ने बनाया सेलुलर, एक कोशिका ने बनाया कैसा? न्यूक्लियर। तो आधा कैसा बनाइए?
सेलुलर आधा कैसा बना, न्यूक्लियर, आधा केंद्रकीय और आधा कैसा बना, कोशिकीय, इसलिए इसको कहते हैं मध्यवर्ती प्रकार का भ्रूणपोष। और ये मिलता है एक बीजपत्री पादपों में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर है? और ये भ्रूणपोष चाहे कोई सा ही बने, ये भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे भ्रूण जो होता है वो मैच्योर होता है। क्लियर?